हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के हमारे एक न्यू लेक्चर में, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर सीरीज आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर रही होगी और इन लेक्चर्स के थ्रू आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रिवाइज करने में भी काफी सुविधा हो रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम इलेक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्शन रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपके पिछले एक साल में न्यूज में रहे हैं, उन सभी को आज हम यहां कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। ओनली आईएएस की तरफ से आपके लिए एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, एनसेट आईएएस, मतलब नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। सो हम आपके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं 19 ऑफ मार्च को 9 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं। ये ऑनलाइन मोड में आपके लिए उपलब्ध रहेगा और हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के एस्पिरेंट इसमें एनरोल कर पाएंगे और इसके माध्यम से आप अपने लिए 90% तक की स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। अब ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए एक लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लीजिएगा सो दैट ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। नाउ वापस आते हैं अपने लेक्चर पर और डिस्कशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट। अब देखिए, आपने इतना तो जाना ही होगा कि भारत में चुनाव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है और ये हमारे भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। बट फ्री एंड फेयर इलेक्शन कब कंडक्ट कराया जा सकता है? जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोवाइड कराएं। सो एक्चुअल में होता क्या है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जिसके पास फंड काफी ज्यादा हो, वो रिच हो, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जिसके पास फंड कम हो, यानी वो पुअर हो। तो ऐसी कंडीशन में जो रिच वाली पॉलिटिकल पार्टी है वो जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है ज्यादा पैसे देकर अपने कैंपेन के थ्रू, है ना। लेकिन पुअर वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो ऐसा नहीं कर पाएगी। सो इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो थीम है हमारे इंडिया की, वो काफी प्रभावित हो जाती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम कैंडिडेट के लिए एक एक्सपेंडिचर लिमिट को सेट करेंगे। उसी के अंदर एक व्यक्ति अपने इलेक्शन संबंधी एक्सपेंसेस को कर सकता है। अब इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आ सकते हैं? तो इसमें पब्लिक मीटिंग को लेकर कोई खर्च हो रहा है, रैली, एडवर्टीजमेंट, बैनर, पोस्टर, व्हीकल, इन सबसे रिलेटेड जो खर्च होता है उन सबको इस लिमिट के अंतर्गत लाया जाता है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 77 ये कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति का नॉमिनेशन होता है तो वहां से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बीच में जो भी खर्च किया जाता है एक कैंडिडेट के द्वारा, वो खर्च एक सेपरेट अकाउंट के थ्रू होना चाहिए, ताकि आप इस अकाउंट को फ्यूचर में इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर कर सके कि आपने अपने रैली के दौरान अपने व्हीकल पर या फिर अपनी किसी भी इलेक्शन संबंधी प्रोग्रेस पर कितना खर्च किया है। ओके तो यहां पर टाइम लिमिट भी दी हुई है कि जब भी इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो इलेक्शन के रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंतर्गत आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करनी होती है। अब यदि किसी व्यक्ति ने इनकरेक्ट अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे दी या फिर एक्सपेंडिचर लिमिट को ज्यादा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ने बोला आपको केवल 100 रुपीज खर्च करने, लेकिन आपने 150 रुपीज खर्च कर दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने इस अपर कैप को पार कर दिया। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन आपको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई भी कर देगा, आप 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये पावर दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 10A में। अगली बात करें तो कुछ चेंजेस यहां पर किए गए हैं लिमिट को लेकर। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए पहले एक्सपेंडिचर लिमिट 54 लाख से 70 लाख हुआ करती थी। मतलब अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। छोटे राज्यों के लिए 54 लाख और जो बड़े राज्य हैं वहां पर 70 लाख इसकी लिमिट थी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 70 लाख से 95 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, तो छोटे राज्यों में ये 70 होगा और बड़े राज्यों में ये 95 तक जा सकता है। इससे ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते इलेक्शन के प्रोसेस में। यदि हम असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके चुनाव हो रहे हैं, तो इसके लिए लिमिट रखी गई थी 20 लाख से लेकर 28 लाख। छोटे राज्यों के लिए 20 और बड़े राज्यों के लिए 28। इसको बढ़ाकर अभी 28 से 40 लाख कर दिया गया है। तो ये लिमिट आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जैसे यहां पे लिखा हुआ भी देखिए, 40 लिमिट किसकी होगी? जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया। और 28 लिमिट किसकी होगी? जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया। ये छोटे छोटे राज्य हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहां कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्टोरल बॉन्ड।
अब देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्शन के दौरान खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अब उसी एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए आपको फंड्स की आवश्यकता होगी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना रेवेन्यू सोर्स नहीं होता है। हालांकि वो ये जरूर कर सकते हैं कि लाइक उनके पास कोई फंड आ रहा है तो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उससे कुछ अर्निंग ये जनरेट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे इनको कैपिटल गेन हो रहा है। ये सारे इनके सोर्सेज होते हैं। बट एक्चुअल में चुनाव लड़ने के लिए इनको फंडिंग की भी आवश्यकता होती है। इन फंड्स को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनमें से एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड। आप चाहें तो कैश में भी फंड को प्राप्त कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट है। इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। सो एक्चुअल में ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपने डेटा में बताया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू फंड्स मिले हैं वो 10,000 करोड़ को पार कर चुके हैं। सो काफी ज्यादा फंड पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमने ये बात कर ली कि ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज को आप दान दे सकते हैं, आप उनको चंदा दे सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इशू कितने रुपीस के फॉर्म में किए जाते हैं? तो ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, और इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 10 करोड़, 50 करोड़, सॉरी 50 नहीं, 100 करोड़। ठीक है, तो इसी तरीके से 1,000 और उसके मल्टीप्लाई में ही ये आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहां पर इंश्योर करता है, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ही इस बॉन्ड को इशू करेंगे। यहां पर आप इसका सैंपल भी देख सकते हैं, और इसको अगर भुनाना है, मतलब इससे पैसा प्राप्त करना है, तो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही दी गई है। जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार के बॉन्ड्स को जारी करता है तो ऐसे में इसकी टाइम लिमिट रखता है 15 डेज। तो इन 15 दिन के अंदर ही आप इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं। 15 दिन के बाद इसको खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, अब 15 दिन ये कहां से अप्लाई होंगे? जब से इस बॉन्ड को इशू किया जाएगा वहां से लेकर 15 दिन तक ये वैलिड रहेगा। कोई भी व्यक्ति इसको खरीद सकता है। अब इसको अगर रिडीम करना है तो रिडीम करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट होना चाहिए, वहीं पर इसको रिडीम किया जा सकता है। ऐसे ही जाकर आप कैश प्राप्त नहीं कर सकते एसबीआई से। ओके, अगली बात करें तो खरीदने की बात हमने करी थी। कोई भी इंडिया का सिटीजन इसको खरीद सकता है, और ये आपको 4 महीने में मिलते हैं बेसिकली, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। तो इन 4 महीने में एसबीआई इस बॉन्ड को जारी करती है, और ये 10 डेज के लिए खुले रहते हैं। 10 डेज के लिए आप इसको कभी भी जाकर जनवरी के मंथ में खरीद सकते हैं, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में जाकर खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए कोई व्यक्ति खुद भी खरीद सकता है सिंगली जाकर, और चाहे तो किसी अदर इंडिविजुअल के साथ मिलकर भी इसको खरीद सकता है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी भी डोनर का नाम मेंशन्ड नहीं होता है। आप यूपीएससी में फैक्चुअल फॉर्म में आपसे ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में डोनर का नाम मेंशन्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा प्राप्त कर पाएगी? तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 29A के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं। सर, पॉलिटिकल पार्टी कई तरीके की होती हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक तो वो है जो कि इलेक्शन कमीशन के पास जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। कुछ है नॉन रजिस्टर्ड, तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो ये जो नॉन रजिस्टर्ड वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कोई भी चंदा प्राप्त नहीं कर सकती हैं। ओके, लेकिन यहां पर इन पॉलिटिकल पार्टीज में ना, जो रजिस्टर्ड वाली हैं, एक और क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना होता है इनको। और वो क्राइटेरिया ये है कि जो भी लास्ट में जनरल इलेक्शन हुए होते हैं असेंबली के या फिर लोकसभा के, वहां पर उनको कम से कम 1% वोट सिक्योर करने होते हैं। अगर 1% से कम वोट आपको प्राप्त होते हैं तो भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा प्राप्त नहीं कर सकते। तो आई होप कि इलेक्टोरल बॉन्ड का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज इलेक्शन सिंबल। अब सर, इलेक्शन सिंबल क्यों न्यूज में है? आप जानते हैं जब भी चुनाव होता है तो हमें कुछ सिंबल देखने को मिलते हैं। लाइक आप इस सिंबल को पहचान पा रहे होंगे ये किस पॉलिटिकल पार्टी का है। आप इस सिंबल को पहचान पा रहे होंगे। अगर मैं आपको पंजा बता दूं कि एक पंजे का निशान होता है तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पहचान उनके चुनाव चिन्ह के द्वारा होती है। तो ऐसे में चुनाव चिन्ह का मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया था अभी, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने समाजवादी पार्टी के साइन को अहमदाबाद टेरर ब्लास्ट के साथ जोड़कर एक रैली में देखा था। ओके, तो अब ये मुद्दा क्या है, इलेक्शन सिंबल्स कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके लिए हमारे पास एक ऑर्डर है। 1968 में इस ऑर्डर को लाया गया था जिसका नाम है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखिए, यहां पर आपको 2-3 पॉइंट्स पर फोकस करना है। एक तो रिजर्वेशन,
जो आपको सिंबल प्रोवाइड किए जाते हैं ना, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपने सिंबल को रिजर्व भी करके रख सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। और बाकी अलॉटमेंट की तो बात यह है, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टीज हैं, उनको एक सिंबल आप जरूर अलॉट करेंगे। ये सारी पावर यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन लड़ता है, तो वो व्यक्ति पार्टी के सिंबल को यूज कर सकता है अपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, ठीक है, या फिर अपने वोट प्राप्त करने के लिए भी वो इस सिंबल को यूज कर सकता है। नेक्स्ट, यदि मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कोई किसी पार्टी से लड़ना ही नहीं चाहता, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है लेकिन फिर भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऐसे दोनों ही व्यक्ति, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अप्रोच करते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको एक फ्री सिंबल की लिस्ट प्रोवाइड करता है, और उन लिस्ट में से आपको एक सिंबल चूज करना होता है। आप उस सिंबल को चूज करके अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं कि ये सिंबल आप हमको दे दीजिए, ठीक है। अब जब भी ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो यहां पर इन दोनों ही व्यक्तियों को, मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को, ये बोला जाता है कि आप कम से कम 3 सिंबल को चूज करें। फिर ये 3 सिंबल चूज करके आप अपने नॉमिनेशन पेपर में फाइल कर देते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर डिसाइड करता है कि इन 3 सिंबल में से कौन सा एक सिंबल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन सिंबल किस तरीके से किसी एक व्यक्ति को प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं या फिर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, उनके पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, उनके पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, जैसे कि ये अपने सिंबल को रिजर्व कर सकते हैं। सर, सिंबल रिजर्व करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, और ये आपका एक स्टेट है मध्य प्रदेश, और यहां पर दिल्ली की यूनियन टेरिटरी है। अब दिल्ली में आप जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, ठीक है, इनका एक अपना साइन है झाड़ू वाला। तो यहां पर ये क्या करते हैं, मान लीजिए इनका अपना जो सिग्नल है, इनको चूंकि ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, तो इनका सिग्नल जो है वो इनका जो सिंबल है वो जो है रिजर्व हो गया है। अब सिंबल के रिजर्व होने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी यदि मध्य प्रदेश और यूपी में भी इलेक्शन लड़ने जाएगी ना, तो वो अपने सिंबल को यूज कर सकते हैं, झाड़ू वाले सिग्नल को ये यूज कर सकते हैं। सिग्नल कह रहा हूं मैं बार बार, सिंबल, ओके। तो कभी कभी मिस प्रोनाउंस हो जाता है, वर्ड जो है स्लिप कर जाता है टंग से, तो उसमें आप लोग दिल पर मत लीजिएगा। अभी लास्ट जो एक सेशन हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसमें एक व्यक्ति को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, है ना। तो ऐसा बिल्कुल आप टेंशन ना लें, जो भी स्लाइड्स पे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट होगी, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है। तो कभी अगर मेरे टंग स्लिप हो रहा है किसी वर्ड पे, तो आप लोग स्लाइड्स पे जरूर उसको ध्यान दे लिया करिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद बात करते हैं कि सिंबल को किसी भी अदर व्यक्ति के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यूज नहीं किया जाता। जैसे जो भी सिंबल रिजर्व किया गया है आम आदमी पार्टी के लिए, वो कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती। बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये हमेशा के लिए रिजर्व हो गए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ही सिंबल दे दिया गया हो, बट ऐसे में ये जो सिंबल है ना, आप एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ने के लिए यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पार्टी है, जैसे शिवसेना ले लेते हैं हम, वो महाराष्ट्र में कार्यरत है, तो इनका सिंबल जो है नॉर्थ ईस्ट के किसी एक राज्य को भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश को दे दिया। तो ये अलग अलग स्टेट में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसे में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक सिंबल, मतलब एक जैसा सिंबल प्रोवाइड किया जा सकता है। लेकिन अगर ये एक ही स्टेट में इलेक्शन लड़े, मान लीजिए कि कोई भी 2 गवर्नमेंट है, वो एक ही स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ऐसे में उनका सिंबल जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या सिंबल जा भी सकता है, तो बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया, और डी रिकॉग्नाइज कब किया जाता है, जबकि उसने 6% वोट को हासिल ना किया हो। तो जनरल इलेक्शन के दौरान आपको 6% वोट हासिल करने जरूरी हैं, तभी आप रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आएंगे। और साथ में आपने स्टेट इलेक्शन में कम से कम 2 सीट को जीता हो, तो ही आपको यहां पर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सिंबल को रिजर्व करने का राइट मिलेगा, अदरवाइज ये राइट चला जाएगा। उसके बाद यदि आप नेशनल पार्टी की बात करें, तो नेशनल पार्टी को भी 6% वोट सिक्योर करने होते हैं, और कम से कम 4 राज्यों में इलेक्शन लड़के 2 MLA को चयन करवाना होता है।
अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको भी डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा और आपका जो सिंबल रिजर्व करने का राइट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 1997 से पहले अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपने सिंबल को खोना होता था, मतलब इलेक्शन के बाद उनका जो सिंबल है वो चला जाता था। बट बाद में इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और वो अब यहां पर अलाउ कर दिया गया कि ये व्यक्ति फ्यूचर में भी अगर इलेक्शन होंगे तो अपने सिंबल को रिटेन कर सकता है, दोबारा से प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरा मैटर था इलेक्शन सिंबल के बारे में। क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा यहां पर नहीं है, बट प्रोसेस आप लोग जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि किस तरीके से ये सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, सिंबल से जुड़ा हुआ एक और विवाद मैं आपको बताता हूं। आपने महाराष्ट्र का जरूर विवाद सुना होगा। वहां पर शिवसेना नाम की एक पार्टी है जिसके दो फैक्शन बन गए थे, दो गुट बन गए थे, और दोनों ही गुटों के द्वारा पार्टी के नेम और सिंबल पर क्लेम किया जा रहा था। ठीक है, अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन डिस्प्यूट के मामले में किस प्रकार से डिसीजन लेता है कि सिंबल किसको दिया जाना चाहिए या पार्टी का नाम किसको दिया जाना चाहिए, इसी चीज को हमें यहां समझना है। देखिए, 1968 से पहले हमारे पास कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 हुआ करते थे और इन्हीं रूल्स के अंतर्गत हम इस प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करते थे। बट 1968 में प्रोसेस चेंज हुआ। 1968 में हमने क्या किया, एक सिंबल ऑर्डर पास किया और इस सिंबल ऑर्डर के द्वारा इस प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करना शुरू किया। अब ये डिस्प्यूट किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज, जब भी कमीशन इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि दोनों राइवल ग्रुप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम और सिंबल पर क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी के रूप में नामित नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम शिवसेना का एग्जाम्पल लेते हैं। शिवसेना के दो ग्रुप बन गए, ए एंड बी। अब ये दोनों ही पार्टी के सिंबल पर क्लेम कर रहे हैं, पार्टी के नाम पर क्लेम कर रहे हैं। तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इन दोनों ही फैक्शन में से किसी भी फैक्शन को पार्टी का सिंबल नहीं देगा और ना ही पार्टी का नेम यूज करने देगा। ऐसा इलेक्शन कमीशन कर सकता है। ओके, उसके बाद ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जाते हैं सिंबल के मामले में या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है उस बारे में, तो ये इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग रहेंगे। ओके, और ये सभी नेशनल एंड स्टेट पार्टीज पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट थिंग, प्रीवियस इंस्टेंस, क्या ऐसे पहले भी हुआ है? जैसे अभी महाराष्ट्र में आपने फाइट देखी सिंबल को लेकर, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? तो 1969 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, तो भी ऐसा मुद्दा सामने आया था। ओके, और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सिंबल डिस्प्यूट को एक्चुअल में रिजॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मेजोरिटी डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो एकदम बहुत सिंपल सा तरीका है इसको डिसाइड करने का। मेजोरिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे? मेजोरिटी डिसाइड करेंगे आपके जो डेलीगेट्स हैं, मतलब आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपके जो पदाधिकारी हैं, आपके एमपी और एमएलए हैं, इसमें देखा जाता है कि ये सपोर्ट किसको कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे शिवसेना के दो फैक्शन बने, ठीक है, इसमें फैक्शन ए एंड फैक्शन बी है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपके डेलीगेट्स, ऑफिसर, एमपी, एमएलए किस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो मान लीजिए ए के सपोर्ट में ज्यादा है, तो ऐसे में डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम और सिंबल ए को अलोकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, बी को यहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम और सिंबल यूज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यदि मान लीजिए सारे पदाधिकारी या फिर जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके डेलीगेट्स हैं, एमपी एमएलएज हैं, उनके माध्यम से मेजोरिटी प्रूव नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? मेजोरिटी को सिर्फ एमपी और एमएलए के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो जिनके पास ज्यादा एमपी और एमएलए का सपोर्ट होगा उसको ही यहां पॉलिटिकल पार्टी का नाम और सिंबल दे दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट होता है, मान लीजिए जैसे हमने देखा अभी शिवसेना का दो पार्टीशन हुए, ए एंड बी। अब हमने ये देखा कि जो ए है इसको ज्यादा सपोर्ट मिल गया, तो मतलब शिवसेना का जो सिंबल है एंड जो उनका नाम है वो इनको दे दिया जाएगा। बट व्हाट अबाउट बी? बी के बारे में क्या होगा? जो इनका दूसरा फैक्शन बना है उसमें पहले 1997 से पहले तो ये किया जाता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी परफॉर्मेंस को एसेस करता था कि मतलब आपने इलेक्शन में किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, और उसी के बेसिस पर आपको रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाता है? अब 1997 के बाद से किसी भी दूसरे फैक्शन को यहां पर एक अलग ग्रुप के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है, एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाद में यह देखता है कि आपका परफॉर्मेंस जनरल इलेक्शन में किस प्रकार का रहा है, और उसी के बेसिस पर आपको नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगेन मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। शिवसेना के दो फैक्शन हुए थे, ए एंड बी,
और हमने यहां पर देखा था कि ए को ज्यादा सपोर्ट मिल गया था, इनको सिंबल भी मिल गया और शिवसेना का नाम भी मिल गया। बट बी वाला जो फैक्शन है, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा और ईसीआई के पास जाकर अपने आप को एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर करवाएगा। फिर रजिस्टर करवाने के बाद क्या होगा, जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, और परफॉर्मेंस देखने के बाद इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा या तो स्टेट पार्टी के रूप में या फिर नेशनल पार्टी के रूप में। आई होप कि अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये टॉपिक यहां फिनिश हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए, इसके नाम में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये रजिस्टर्ड है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, और रजिस्ट्रेशन ये कराते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 29A के अंतर्गत। दूसरा, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। सर, अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है? इसके बारे में जनता को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ डिसीजन लिया था, और उन्होंने 86 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, डी लिस्ट कर दिया है इसको। अब देखिए, डी लिस्ट का मतलब यहां डी रजिस्टर नहीं है। दोनों शब्दों में आप एकदम अच्छे से डिफरेंस क्लियर रखिएगा। डी लिस्ट का मतलब होता है अपनी लिस्ट से बाहर कर देना। बाकी अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की पावर्स की, तो इन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने की पावर नहीं दी हुई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी मांग लंबे समय से करता आ रहा है, लेकिन फिर भी डी रजिस्टर ये अभी तक नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसी पावर देनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। बिना अमेंडमेंट के आप इस पावर को इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और की है, जो आपकी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से 253 पार्टीज को इनएक्टिव भी घोषित कर दिया है। ठीक है, अब ये कंटेक्स्ट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्चुअल में होती क्या हैं, इसको आप समझिए। अब हम ये अगर अनुमान लगाने की कोशिश करें कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकता, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज पर उनका कोई अधिकार है? क्या वो किसी तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं? तो सर, बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल उनकी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को ही कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शन कमीशन आपसे डिमांड कर सकता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग कहां से आ रही है, उस सोर्स को आप डिस्क्लोज करो। किस कंपनी ने आपको फंडिंग की है, उसका सोर्स आप हमें बताओ। आप अपने बैंक की डिटेल हमें प्रोवाइड कराओ, बैंक अकाउंट में जितना भी आपका ट्रांजैक्शन हुआ है आप उसको प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो ये सारे जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इसको इलेक्शन कमीशन आज भी अपने अंतर्गत रख सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेक्शन 29A और 29C जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की हैं, वो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेम्पशंस देती हैं। मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, और रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को अभी हमने पीछे देखा कि फंडिंग भी प्राप्त हो सकती है। फंडिंग कई तरीके से प्राप्त होती है। एक तो आप कैश के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ और भी बात बताई थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनको कैपिटल गेन भी हो सकता है। मान लीजिए इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख दी थी फंडिंग वाले पैसे से, तो इनको कैपिटल गेन हो गया वहां से। या फिर इनका कोई इमूवेबल एसेट है, तो ऐसे एसेट पर इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। या इन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा दिया, तो इनकी अदर इनकम भी हो सकती है। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी को इन सभी फाइनेंस पर टैक्स देना होगा? आंसर इज नो। यदि वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, तो उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, उन्हें कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं कि वो यहां पर इन सभी मैटर्स में टैक्स पे ना करें। लेकिन यदि हम बात करें रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इनके पास क्या ये राइट्स होते हैं? तो अभी आज का आंसर आपको पता लगेगा, बट उससे पहले आप जान लीजिए कि जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक्चुअल में होती क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। सो क्राइटेरिया में से ये 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, 1, 2 एंड 3। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया यदि कोई पार्टी फुलफिल करेगी, तो वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आ जाएगी। तो कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अभी नई नई रजिस्टर्ड हुई हो। दूसरा, इन्होंने जनरल इलेक्शन के दौरान
इनफ परसेंटेज में वोट को सिक्योर ना किया हो तो भी इसको अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में माना जाएगा। और तीसरा, इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान या रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी चुनाव में पार्टिसिपेट ना किया हो। तो इनमें तीनों में से कोई भी अगर कैटेगरी आप सेटिस्फाइड करते हैं तो आप अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आ जाते हैं। अब इनको यहाँ कुछ राइट्स नहीं दिए जाते, जैसे टैक्स राइट भी आपको नहीं दिए जाएंगे, आप अपने टैक्स एग्जम्पशंस क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर जो आपके रिजर्व इलेक्शन सिंबल होते हैं वो भी राइट आपको नहीं दिए जाते। आपका कोई रिजर्व सिंबल यहाँ नहीं होता है, वही आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री सिंबल लिस्ट में से कम 3 सिंबल को चूज करना पड़ेगा। फिर उन 3 सिंबल में से कोई एक सिंबल आपको इलेक्शन कमीशन अलोकेट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे इनके राइट्स होते हैं। इसके बाद ये जो आपका और राइट्स की बात करें तो ये इलेक्टोरल रोल की फ्री कॉपी प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद इनको ऑथोराइजेशन नहीं मिलता है टेलीकास्ट फैसिलिटीज़ के लिए। लाइक इलेक्शन के दौरान आप क्या करते हैं, अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो वो सब आप नहीं कर सकते। उसके बाद आप पार्टी ऑफिसेस को खरीदने के लिए, जो पार्टी ऑफिसेस बनाने के लिए जो लैंड चाहिए होता है उसमें आपको सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को भी आप क्लेम नहीं कर सकते। सो यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, इनको राइट बहुत कम दिए जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। अब देखिए, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इनके क्राइटेरियाज क्या हैं, मतलब किस पार्टी को हम RUPPS के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि लास्ट ईयर हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। अब इनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इसमें फैक्चुअल थिंग्स हैं, आप एक बार में ध्यान रख लीजिएगा। सो आर्टिकल 324A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 324 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। साथ में इलेक्शन कमिश्नर की संख्या कितनी होगी इसको भी डिसाइड किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये पावर भी आपको आर्टिकल 324 क्लोज 2 में दी हुई है। बट अगर कोई पार्लियामेंट एक्ट बनता है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर को किस प्रकार से अपॉइंट किया जाएगा, इनकी संख्या कितनी होगी, इसके लिए यदि पार्लियामेंट कोई एक्ट बना देती है तो आपको उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही इनको इलेक्ट करना होगा और साथ में इनको इनकी संख्या को निर्धारित करना होगा। ठीक है, तो वहां पर प्रेसिडेंट का रोल फिर कम हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर की बात करें तो ऐसा कोई प्रोसीजर यहां नहीं दिया गया है, कोई कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टेन्योर पर भी बात कर लेते हैं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन सकता है। इनका टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की एज, तो जो भी इन दोनों में से पहले होगा वो इनका टेन्योर होता है। एलिजिबिलिटी में आप देखिए, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप जब सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आप भी इन फ्यूचर इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। सो कोई भी ऐसा सीनियर सिविल सर्वेंट, जैसे कि कोई भी कार्यरत सिविल सर्वेंट हो या फिर वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो, उनको रैंक मिली हुई है अगर कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में या फिर सेक्रेटरी के रूप में, तो ऐसे में वो इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए क्वालिफिकेशन हो गई। सो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, आगे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर भी आप पहुंच सकते हैं। ओके, नाउ ये टॉपिक आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज ECI सीक्स लिमिट ऑन कैश डोनेशन। तो अभी हमने बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारे डोनेशन की आवश्यकता होती है जब वो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको रैलीज करनी होती हैं, उनको ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, अपनी पॉलिसीज के बारे में बताना होता है, मेमोरेंडम के बारे में बताना होता है, व्हीकल्स के कॉस्ट होते हैं। तो इन सभी कॉस्ट को पूरा करने के लिए उन्हें फंडिंग की आवश्यकता होती है। फंडिंग 2 तरीके से प्राप्त की जा सकती है, एक तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड देख लिए, दूसरा आप कैश के फॉर्म में भी फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं। बट कैश के फॉर्म में फंडिंग प्राप्त करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? ब्लैक मनी। लोग बहुत सारी ब्लैक मनी कमाकर रखते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो भी ब्लैक मनी कमाते हैं, और ब्लैक मनी को बचाए रखने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर देते हैं कि भाई आप चुनाव जीत के आओ, आपका हाथ हमारे सर पर रहेगा तो हम बहुत सारा पैसा और कमाएंगे ब्लैक मनी के फॉर्म में और आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने चुनाव में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए इस कैश डोनेशन पर एक लिमिट लगाना चाहता है। करंट रूल्स की बात करें तो यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 20,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कैश के फॉर्म में प्राप्त करती है तो ऐसे में उन्हें इसका सोर्स बताना होता है कि आपने ये डोनेशन कहां से प्राप्त किया है। 20,000 तक का डोनेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं है, आप बिना डिस्क्लोजर के इस पैसे को यूज कर सकते हैं, आपको यहां बताने की जरूरत नहीं होती है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा न्यू अमेंडमेंट के बारे में क्या बोला गया है, उन्होंने इस लिमिट को घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है कि मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2,000 रुपए से ज्यादा कैश के रूप में डोनेशन प्राप्त करती है तो ऐसे में उसको यहां सोर्स बताना पड़ेगा कि आपने इस पैसे को कहां से प्राप्त किया है। बट एक्चुअल में होता क्या है ना, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, कई तरीके से यहाँ चोरी की जा सकती है। अभी कि हो सकता है कि आपने कोई इंस्टीट्यूट ओपन कर दिया, इंस्टीट्यूट में आप पर्ची काटना शुरू कर दें, 2-2 हज़ार रुपए की आप पर्चियां काट दें और 20 लाख रुपए 2 करोड़ रुपए तक की पर्चियां आप काट काट के अलग अलग नाम से यहाँ पर फंडिंग के रूप में दिखा सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो ये जो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकल कर आ ही जाता है। बाकी कैश डोनेशन की बात करें तो कैश डोनेशन के लिए यहाँ इन्होंने एक और प्रपोजल दिया है कि इसकी जो लिमिट है वो 20% होनी चाहिए। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के टोटल डोनेशन का कैश डोनेशन 20% ही हो सकता है, बाकी 80% आप इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में लेंगे या फिर किसी अदर फॉर्म में लेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप करोड़ में देखेंगे, रुपए में देखेंगे, तो ये 20 करोड़ हो सकती है, इनमें से जो भी कम होगा। अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होता है। मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को टोटल फंडिंग मिल रही है 200 करोड़ रुपए। अब 200 करोड़ रुपए में आप इन दोनों क्राइटेरिया को देखिए, इसका 20% तक आप फंडिंग ले सकते हैं। इसका 20% कितना आएगा, 80 करोड़, ठीक है, सॉरी 40 करोड़, ओके। तो 40 करोड़ ये आ गया। बाकी यहां पर लिमिट कितनी दी गई है, 20 करोड़। मैक्सिमम कैश के रूप में आप 20 करोड़ प्राप्त कर सकते हैं। सो विच एवर इज लेस, मतलब दोनों में से कोई भी जो कम होगा वही फंडिंग आप ले पाएंगे। तो अगर आपकी टोटल 200 करोड़ की फंडिंग है तो आप मैक्सिमम 20 करोड़ ही फंडिंग ले सकते हैं। ये 20% वाली लिमिट आप पर अप्लाई नहीं होगी। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की भी बात इन्होंने की है कि यदि कोई व्यक्ति फंडिंग कर रहा है तो वो डिजिटल मेथड्स के माध्यम से फंडिंग करे, सो डैट यहाँ पर हम ट्रैक कर पाए कि आपकी फंडिंग आ कहाँ से रही है। या फिर आप चेक के माध्यम से पेमेंट करिए तो 2,000 रुपए से ऊपर का जो भी पेमेंट है वो इन्हीं फॉर्म में किया जाएगा, ऐसा इन्होंने प्रपोजल दिया है। उसके बाद आपको सेपरेट बैंक अकाउंट रखना होता है। ये बात हमने करी ली है कि इलेक्शन के दौरान आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसमें सारी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराएंगे। बट ये एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को एक सेपरेट अकाउंट बनाना ही होता है। बट अगर नहीं बनाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा 3 साल के लिए, अगर आपने गलत अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे दी या फिर ज़्यादा खर्च कर दिया। तो वो बातें हम लोग पहले ही से कर चुके हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, उसमें ये इंश्योर किया गया है कि आपको फॉरेन फंडिंग प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, फॉरेन फंडिंग प्राप्त होने से मना इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करके लाभ ले सकते हैं, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग देकर पूरे के पूरे पॉलिसीज को अपने फेवर में ला सकते हैं। सो ऐसे में इनको अलाउ हमने नहीं किया है। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी थोड़ी सी बेसिक बात आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 324A में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, इनको इनके होने की बात की गई है। बाकी ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं यूनियन एंड स्टेट से संबंधित, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो एमएलए का हो, प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, ये सभी इलेक्शन इनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। बाकी ओरिजिनली अगर बात करें जब इसको पहली बार सेटअप किया गया था तो इसमें केवल एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। ओके, लेकिन उस 1989 में हमने इसमें अमेंडमेंट किया तो इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमने इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया और इसमें प्रेजेंटली 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक आपके होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनकी पावर्स की बात करें तो पावर्स जो है सबकी समान होती हैं। ऐसा नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ज्यादा पावर है। इनको हटाने का प्रोसीजर भी सेम होता है। ठीक है, रिमूवल प्रोसीजर में ये इनका जो रिमूवल प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को
उसी मैनर में हटाया जाता है जिस तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से। जबकि इलेक्शन कमिश्नर को इस प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। सो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना काफी ज्यादा न्यूज में रहता है कि इसमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं प्रदान नहीं की गई है, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के रूप में सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, इलेक्शन कमिश्नर को तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार कैंपेनर्स। अब सर स्टार कैंपेनर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति कैंपेन करता हुआ आपको दिखाई देता है। अब स्टार कैंपेनर चूंकि हम इसको कह रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ इनको कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जा रही होंगी। तो वो सुविधाएं क्या हैं अभी आप थोड़ी देर में जानेंगे। अब देखिए लास्ट टाइम पे हमारे यहाँ पर कोविड-19 चल रहा था 2019 के दिसंबर से। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार कैंपेनर्स की संख्या को कम कर दिया गया था ताकि आप ज्यादा पब्लिक गैदरिंग ना कर सकें। बट अभी कोविड-19 के केसेस कम होने लगे तो अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार कैंपेनर्स की संख्या को फिर से रिस्टोर कर दिया है। सो नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्टार कैंपेनर है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक व्यक्ति को स्टार कैंपेनर के रूप में नामित कर सकती है और फिर इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर आप चुनाव प्रचार का कार्य करोगे। अब देखिए जब भी किसी व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी स्टार कैंपेनर के रूप में अपॉइंट करती है तो ऐसे में आपको इसकी इंफॉर्मेशन इलेक्शन के नोटिफिकेशन के 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देनी होती है और साथ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देनी होती है। ये सारी बातें लिखी हुई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 77 क्लॉज 1 में। तो पावर आपको पता लग गया कि कहां से आ रही है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितने स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं? तो यदि ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, तो उनके स्टार कैंपेनर्स की संख्या 40 हो सकती है। बट जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के 20 स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं। ओके, अब हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून तो नहीं है जो स्टार कैंपेनर की संख्या को निर्धारित करता हो, ये सभी डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए स्पेशल राइट्स देखिए क्या होते हैं स्पेशल कैंपेनर्स के, स्टार कैंपेनर्स के। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको एक एक्सपेंडिचर की लिमिट दी जाती है। फॉर एग्जांपल ये ए नाम का व्यक्ति है, इसको लिमिट दे दी कि आप केवल 50 लाख रुपए ही इलेक्शन के दौरान खर्च कर सकते हैं जब भी आप रैलीज करेंगे या फिर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। बट किसी पार्टी ने इस व्यक्ति को क्या बना दिया? इस व्यक्ति को स्टार कैंपेनर बना दिया। सो स्टार कैंपेनर बनाने के बाद इसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर इसकी पर्सनल लिमिट में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर इसने स्टार कैंपेनर बनने के बाद 50 लाख रुपए किसी रैली में खर्च कर दिए तो आप बोलेंगे सर इसकी पूरी लिमिट खत्म हो गई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी लिमिट को यहां पर खत्म नहीं किया जाएगा क्योंकि इसने स्टार कैंपेनर के रूप में प्रचार किया है जो इसके पर्सनल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है। सो ये लिमिट इसकी बनी रहेगी। तो आप समझ में आया आपको स्टार कैंपेनर के क्या स्पेशल राइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार कैंपेनर के साथ साथ, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया ए व्यक्ति का, स्टार कैंपेनर के साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी उसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेज शेयर करता है। तो ऐसी कंडीशन में जब स्टार कैंपेनर के साथ कोई और पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी वहां मौजूद होता है तो इस व्यक्ति की जो एक्सपेंडिचर लिमिट है ना, जैसे मान लो 50 लाख लिमिट है इसकी, तो ऐसे में यहां रैली में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो सभी एक्सपेंडिचर इस व्यक्ति के खाते में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ए व्यक्ति की जो लिमिट है 50 लाख उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस स्टार कैंपेनर के साथ बी व्यक्ति शामिल हो गया स्टेज पर तो जितना भी इस रैली में एक्सपेंडिचर हुआ है वो सभी इसके अकाउंट से जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, जो स्टार कैंपेनर का ट्रैवल एक्सपेंसेस है उसको आप शामिल नहीं करेंगे। बाकी जो पब्लिक को बुलाने के लिए यहाँ आपने व्यवस्था की है, स्टेज की व्यवस्था की है, ये सारा एक्सपेंडिचर बी व्यक्ति से वसूला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहा है
और ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत गया, तो आप दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, आपको किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खाली करना होता है। तो जब आप इसको खाली करते हैं ना, तो चुनाव के तुरंत बाद ही एक सीट वैकेंट हो जाती है, और जैसे ही ये सीट वैकेंट होगी इसके लिए फिर से इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो री इलेक्शन। और ये काफी हेक्टिक प्रोसेस है, इसमें आपको फिर से लोगों को बुलाना है, फिर लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता है चुनाव में, तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स यहां आ जाती हैं। इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक रिफॉर्म के रूप में लोगों को एक सीट से ज्यादा चुनाव लड़ने पर मना किया गया है। ठीक है, मतलब वो एक रिफॉर्म चाहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ताकि लोगों को एक से ज्यादा सीट पर चुनाव न लड़ने दिया जाए। और उन्होंने यहां पर प्रपोजल दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ता है तो उस पर फाइन भी इंपोज होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा खर्चा आप करवा रहे हैं दोबारा इलेक्शन का, ये उसी से वसूला जाए। ठीक है, ये इन्होंने यहां पर प्रपोज किया है। उसके बाद एक कमेटी है 1990 की, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन्होंने भी ऐसा बोला है कि एक ही व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ सकता है, उससे ज्यादा से चुनाव ना लड़े। इलेक्शन रिफॉर्म पर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी 1999 में, उन्होंने भी सेम चीज को सपोर्ट किया कि व्यक्ति को एक ही सीट दी जानी चाहिए। ओके, तो ये सारी कुछ अदर रिपोर्ट्स हैं। बाकी सेक्शन 33 क्लोज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि चुनाव लड़ने हैं तो वो मैक्सिमम 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही कहा जा रहा है। तो मतलब अगर हमें इसको लिमिट करना है तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, अब यदि हम बात करें 1996 से पहले की, तो आप 2 या 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी चुनाव लड़ सकते थे। फिर इस व्यवस्था को खत्म किया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करके, तो अभी इसको 2 तक लिमिट कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसको फर्दर 1 पर लाने की बात की जा रही है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की एक सेक्शन है, सेक्शन 70, यहां पर क्लियरली बोला गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति लोकसभा या स्टेट असेंबली की 2 सीट से जीतकर आता है तो उसे एक सीट को छोड़ना पड़ेगा, और जो वैकेट सीट होगी वहां पर आपको दोबारा से इलेक्शन कराने होंगे। अब ये आपको लग नहीं रहा कि इनकंसिस्टेंट हो रहा है? एक आप पावर दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत ही कि वो वो एक से ज्यादा सीट से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जब वो जीत के आ रहा है तो आप उसको खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो इनकंसिस्टेंसी होगी। इसलिए भी हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट की बात करें कुछ, तो वोटर पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वोटर को ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता कि चुनाव तो बार बार चलते ही रहते हैं, कौन इसमें वोट करे, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम है। बाकी खर्चे की भी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। आप देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसमें काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, दोबारा से पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है। ठीक है, बाकी इलेक्शन कमीशन से संबंधित कोई भी अगर इशू है तो उसके लिए नोडल एजेंसी हमने एक बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसका एक डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, वो इस पूरे इशू को देखने का काम करता है। तो ये टॉपिक आपका यहां फिनिश हो गया। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। सर, इलेक्टर्स का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, इस चीज को एक बार आप समझ लीजिए। आप सभी जानते हैं कि चुनाव में यदि आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपकी एज 18+ होनी चाहिए। ओके, अब यहां 18+ एज होते ही आपको क्या करना होता है, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाकर इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। बिना इलेक्टोरल रोल में आपका नाम दर्ज किए आप चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट भी दे दिया जाता है, आपको एक कार्ड दे दिया जाता है इलेक्टर के रूप में। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर क्या न्यू प्रपोजल दिया है, हमने ये किया है कि जो भी 17 साल से अबव के बच्चे हैं, है ना, जिनकी आयु 17 से ज्यादा हो गई है, वो एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल के लिए, कि हमारा नाम जो है इलेक्टोरल रोल में आप शामिल कर दो। वो 17 साल की एज में ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिले नहीं करना पड़ेगा कि व्यक्ति पहले 18 का होगा, उसके बाद पूरी प्रोसेस में आएगा, फिर इलेक्टोरल रोल में उसका नाम आएगा। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चों के साथ कि जैसे ही वो 18 के हो वैसे ही कोई इलेक्शन आ जाए, तो वो 18 की एज में उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने यहां पर व्यवस्था कर दी अब कि 17 साल यदि आपकी एज हो गई है तो आप यहां वोटर लिस्ट में एनरोल करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अभी ये प्रपोजल के फॉर्म में है। उसके बाद इलेक्टोरल रोल को यहां हर क्वार्टर में अपडेट की जाने की भी बात है, कि हर तिमाही में आप इसको अपडेट करेंगे और जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम इसमें शामिल किया जाएगा। बाकी इसमें एक और प्रपोजल दिया गया है कि आप आधार डिटेल को भी शेयर कर सकते हैं जब आप अपने इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए अपना एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ कुछ
प्रपोजल्स हैं। उसके बाद राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति जेल में बंद होते हैं, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो क्या वो जेल से बाहर आते होंगे चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर उन्हें उनके डेमोक्रेटिक राइट से वंचित कर दिया जाता है? तो उस पूरे मुद्दे को आप यहां पर अभी मेरे साथ समझेंगे। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक पिटीशन आई थी, और पिटीशन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 62 क्लोज 5 को चैलेंज किया गया, क्योंकि यह सेक्शन किसी भी जेल में बंद व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने से बैन लगाती है, उसे मना करती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां चुनाव में जो बैन लगाया जाता है किसी व्यक्ति पर, वो केवल जेल में बंद व्यक्ति है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आपने बंद किया हुआ है, तो उस व्यक्ति को आप चुनाव में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट अब एग्जामिन करेगा कि मुझे इस पर क्या डिसीजन लेना है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रिजनर्स को राइट टू वोट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो अंडर ट्रायल्स के बारे में यहां अभी डिसीजन आया नहीं है, जब डिसीजन आएगा तो वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। बाकी एनसीआरबी की आप एक रिपोर्ट देखें तो उसमें ये बोला गया है कि अभी तक हमारे कंट्री में लगभग 5.5 लाख ऐसे प्रिजनर्स हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। सो इन सभी लोगों को अगर राइट टू वोट ना दिया जाए तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर को अभी कंसीडर कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट टू वोट का मामला हो गया। इसमें बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं उनको वोट करने का राइट नहीं होता है, लेकिन यदि किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया गया है तो वो उसके पास वोट का राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आम आदमी पार्टी को 9th नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आप जानते ही हैं कि हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है, और ये पावर इनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी होगी या स्टेट पार्टी होगी, इसका डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है, बट ये डिसीजन आपके पोल परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। मतलब जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं ना, उसमें आपका किस तरीके का परफॉर्मेंस है, उसी पर आपको नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो सकती है जो ना तो स्टेट की पार्टी है ना ही सेंटर की पार्टी है, तो ऐसी पार्टी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इसके बारे में अभी हमने काफी डिटेल से डिस्कशन किया भी था। ओके, आगे नेशनल पार्टी की बात करें तो ये कौन सी पार्टीज होती हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, इसका नाम ही देखिए सजेस्ट कर रहा है कि ऐसी पार्टी जो कि पूरे देश में स्थापित होंगी, पूरे देश में सभी लोग उसके बारे में जानते होंगे। लाइक मैं कुछ एग्जांपल कोट कर दूं तो बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये ऐसी पार्टीज हैं जिसका नाम सभी ने सुना होगा। रीजनल पार्टी ऐसी होती है जो किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर रीजन से संबंधित होती है, किसी दूसरे राज्य में शायद ही इसके बारे में जानकारी किसी को होती है, तो ऐसी पार्टीज आपकी रीजनल पार्टीज आती हैं। यदि हम अपने पहले चुनाव की बात करें 1952 में जब इसको कंडक्ट किया गया था, तो पूरे देश में 14 नेशनल पार्टीज हुआ करती थी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। उसके बाद यदि कंडीशंस की बात करें, किन कंडीशन पर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, तो ये सारी कंडीशन लिखी हुई है एक हैंडबुक में जिसे 2019 में पब्लिश किया गया था। इसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल। ठीक है, अब इस हैंडबुक में देखिए कौन कौन से क्राइटेरिया बताए गए हैं। पहला क्राइटेरिया, यदि आपको नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होना है तो आपको कम से कम 4 राज्यों में रिकॉग्नाइज कर लिया हो, है ना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यदि 4 राज्यों में ठीक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, उसको वहां पर वोटिंग के दौरान वोट भी दिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। दूसरा, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन एटलीस्ट 4 स्टेट, तो कम से कम 4 राज्यों में आपको 6% वोट सिक्योर करने हैं। अगर आप 6% वोट सिक्योर नहीं कर पाते हैं तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपके लोकसभा के जो पोल्स होते हैं उसमें कम से कम 4 एमपी आपकी पार्टी के होने चाहिए। अगर हम अभी करंट का एग्जांपल लें, जैसे आम आदमी पार्टी को यहां पर दर्जा दिया गया है, तो उन्होंने भी यहां लोकसभा पोल्स में अपने एमपीज को इलेक्ट करवाया है। ओके, तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। उसके बाद एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल सीट्स इन लोकसभा, तो लोकसभा में आपकी जो टोटल सीट्स हैं उसका 2% आपने जीता हो, या कम से कम 3 स्टेट से आपको ये सीट्स जीतनी है। ठीक है, तो लोकसभा की टोटल सीट्स जैसे 545 है, तो इसका 2% आपको जीतना चाहिए कम से कम 3 राज्यों से, तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा।
अब देखिए, आपको हो सकता है ये थोड़े से टिपिकल भी लग रहे हो, बट 3-4 बार इसको रिवाइज करिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट पार्टी की। सो स्टेट पार्टी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो आपके स्टेट में जो टोटल वोट्स होते हैं उसका आपको 6% सिक्योर करना होता है, और इसके साथ साथ जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पोल्स हो रहे होते हैं उसमें 2 सीट्स को आपको जीतना भी होता है। तो 6% वैलिड वोट का होना चाहिए और लेजिस्लेटिव असेंबली की 2 सीट को आपको जीतना चाहिए यदि आप स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन लेना चाहते हैं। आगे बात करें, इनके लिए कुछ और क्वालिफिकेशंस भी हैं। सो फर्स्ट इज 6% ऑफ द टोटल वोट इन द स्टेट एट द जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा। तो आपके राज्य में जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हों तो उस इलेक्शन में आपको कम से कम 6% वोट हासिल करने हैं। अब देखिए, ये स्टेट की बात नहीं हो रही है, अभी हमने पीछे देखा था तो उसमें स्टेट इलेक्शन की बात थी, लेकिन यहां पर लोकसभा के इलेक्शन जब कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो आपकी पार्टी को 6% वोट हासिल होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको लोकसभा में अपने राज्य से कम 1 सीट को जीतना चाहिए। यह आपके लिए क्राइटेरिया है स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन लेने के लिए। नेक्स्ट, 3% ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। आप लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 3% सीट हासिल करें, चुनाव में 3% सीटों पर आपकी जीत होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या हो सकता है, 3 सीट्स इन दी असेंबली। आप असेंबली में 3 सीट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी इसमें से ज्यादा होंगी। अब मान लीजिए 3% सीट्स ज्यादा हैं तो ये वाला क्राइटेरिया आपके ऊपर लगेगा, और 3 सीट हैं तो आपके ऊपर ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, तो ये आपका नेशनल एंड स्टेट पार्टी का दर्जा हो गया। इसके बाद 1-2 चीजें और हैं स्टेट पार्टी में, इसके क्राइटेरिया थोड़े से ज्यादा हैं। सो यहां पर लोकसभा की हर 25 सीट में से यदि 1 सीट आपकी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है तो भी आपको यहां पर दर्जा दे दिया जाएगा। उसके बाद जनरल इलेक्शन जब होते हैं लोकसभा के, आपने उसमें टोटल 8% वोट सिक्योर कर लिए तो भी आपको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स है उन सभी टॉपिक्स पर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।